Hello friends, this is Kishan Singh Rajput. Now we will learn about Accounting Standard 20. Basic earning per share. ये स्टैंडर्ड अपन इक्विटी शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि हर एक इक्विटी शेयर्स पे कितनी कमाई की। तो ये निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, जैसे कि अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स होल्डर बचा है 10 लाख रुपए और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 लाख है, तो आपका निकलता है बेसिक अर्निंग पर शेयर्स 10 रुपए फॉर ईच आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स 10 रुपए। मीन्स हर एक इक्विटी शेयर्स पे कंपनी ने 10 रुपए अर्न किए। अभी अपन समझते हैं अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। अपन एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, एफएम में पढ़ते हैं अपन कि इनकम स्टेटमेंट से अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कैसे निकालते हैं। एज अ वर्बली मैं आपको बता देता हूं। एज सच सेल्स माइनस अपन वेरिएबल कॉस्ट करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट करने से अपन का निकलता है कंट्रीब्यूशन में से आप माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट में से आप तब आपका निकल जाता है ईबीआईटी माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तब आपका निकल जाता है ईबीटी में से आप माइनस करेंगे तो आपका निकल जाता है टैक्स, माइनस करेंगे तो आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल जाता है। अर्निंग आफ्टर टैक्स को ही आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं, एज अ सच अनदर नेम है इसका। उसमें से आप क्या करेंगे, प्रेफरेंशियल डिविडेंड माइनस करते हैं, तब आपका बच जाता है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब एक शॉर्ट एग्जांपल के साथ में इसको भी मैं अच्छा तरीके से आपको क्लेरिफाई कर देता हूं। जैसे कि आपका मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका बचा है 12 लाख रुपए, उसमें से आप माइनस करते हो प्रेफरेंशियल डिविडेंड 2 लाख रुपए, तब आपका बच जाता है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 10 लाख रुपए। यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा, किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। अभी बात आती है कि प्रेफरेंशियल डिविडेंड्स के बारे में अपन बात करते हैं। प्रेफरेंशियल डिविडेंड्स 2 टाइप के होते हैं, एक तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल डिविडेंड्स एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल डिविडेंड। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल डिविडेंड में क्या होता है, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे या न करे तो भी कंपनी को क्या करना होगा, डिविडेंड्स पे करना पड़ेगा जब इन फ्यूचर भी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तब। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल डिविडेंड में क्या होता है, जैसे कि कंपनी डिक्लेयर करती हैं तो प्रेफरेंशियल होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा, आइदर नहीं मिलेगा। तो मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल के तौर पे भी बताऊंगा आगे, और एक समराइज नोट्स के अकॉर्डिंग भी आप देख लेते हैं। जैसे कि प्रेफरेंशियल डिविडेंड्स में भी क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल डिविडेंड। प्रेफरेंशियल डिविडेंड क्यूमुलेटिव है, डिक्लेयर और नॉट डिक्लेयर मस्ट रिड्यूस फ्रॉम पैट, इसे आपको पैट में से रिड्यूस करना पड़ेगा। और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल्स ओनली रिड्यूस वाइल डिक्लेयर डिविडेंड, कंपनी जब डिक्लेयर करेगी तभी आपको उसमें से माइनस करना, अदरवाइज इसको माइनस नहीं करना है, अदरवाइज जस्ट इग्नोर इट। एज एक नोट के तौर पे मैं और बता देता हूं, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड assume that it is in cumulative preferentials। आपको बेस्ट assumption लगाना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन साइलेंट है तो आप ऐसे सोच लोगे कि नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल्स से आपको उसमें से प्रेफरेंशियल नहीं घटाना। आपको हमेशा बेस्ट assumptions के अकॉर्डिंग, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट assumptions लगाना है, बेस्ट assumptions के अकॉर्डिंग आपको कंप्यूटेशन करनी है, आपको बेस्ट assumptions के अकॉर्डिंग कंप्यूटेशन करनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फॉर कैलकुलेशन आप अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए माइनस जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड और आपका अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स निकल जाता है। अभी तक अपन ने अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में समझ लिया। अब बात आती है वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ही निकालते हैं। जैसे कि अपन बात ही कर रहे हैं इक्विटी अर्निंग पर शेयर्स, सिर्फ और सिर्फ अपन इक्विटी शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ते हैं।
तो ये भी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑब्वियसली किन के लिए निकलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए निकलेगा। इसे निकालने का तरीका होता है जैसे कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके कितने हैं, जैसे कि 1 लाख हैं तो 1 लाख हो गए, जैसे कि मैं जैसे कि 1 लाख आपके इक्विटी शेयर्स हो गए, 1 लाख इक्विटी शेयर्स हो गए। अब पेड अप वैल्यू जैसे कि मतलब ये तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, ये आपका क्या है, एक नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है। अब बात आते हैं पेड अप वैल्यू, अब बात आती है पेड अप वैल्यू की, पेड अप वैल्यू की बात आती है। जैसे कि 10 रुपए का था, 10 रुपए उसके फेस वैल्यू थी, तो 10 रुपए फेस वैल्यू थी, उसमें से पेड अप कितनी कर रखी है, 10 में से 10 कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है भाई, 10 में से 10 कर रखी है। और पीरियड वैल्यू वेट कितना है, पीरियड वैल्यू वेट्स मींस वो मतलब वो कितने तक मतलब होल्ड ऑन था, तो मतलब वो पूरे साल ही तो था भाई, एक मतलब वो एग्जिस्टिंग से ही मतलब पड़ा था अपने पास, एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट थी जैसे कि 31 मार्च 2022 की, उसमें मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा था, 1 लाख ही अपने पास पड़ा था। तो और अभी भी पूरे साल का अपन को वेटेड एवरेज निकालना है, ऐसा 22-23 का पूरे साल कैरी रहेगा, तो 12/12 करेंगे तो आपका निकल जाता है 1 लाख वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बट एक चीज को ध्यान रखना, वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऐसे नहीं है कि आप निकाल दो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कि हाँ सर वो भी तो एवरेज ही है, नहीं वो एवरेज नहीं होता, वो सिंपल एवरेज बन जाता है। सिंपल एवरेज में उसमें पता नहीं चलता है कि आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स आपने कब से कब तक होल्ड ऑन किए थे। जैसे कि आप मतलब सिंपल एवरेज अपन क्यों नहीं लेते, जैसे कि मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से बताता हूँ। जैसे कि ये आपका ईयर है 1/4/2022 और 31/3/2023। अब जैसे कि आपका यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, 10,000 ओपनिंग था और क्लोजिंग 20,000 है। अब इन द बिटवीन आपने यहाँ पे कुछ परचेज किया, आपने यहाँ पे सेल कर दिया, परचेज किया, सेल कर दिया, परचेज किया, सेल कर दिया। तो फिर जैसे कि यहाँ पे आपने क्या कहता, हाँ यहाँ पे आपने परचेज किए आपने 2,000 और आपने 100 ही बेचे। यहाँ पे आपने परचेज किए 5,000, आपने 200 ही बेचे। तो और यहाँ पे आपने जैसे एस सपोज करो मतलब कितना होता है 3700 हो गया, लेट अस अंडरस्टैंड, मतलब ऐसे अपन ले लेते हैं 3700 हो गया, तो 3700 हो गया और इसमें से फिर जाके आपने कुछ और एज सच बेच दिए। तो इसमें एज आप सही से उसका वेट पता नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपने 2000 का तो वेट मतलब आपने खरीदा था यहाँ पे और आपने कुछ बेचा और कुछ खरीदा और कुछ बेचा, कुछ खरीदा कुछ बेचा, तो इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने 2000 को कितने टाइम होल्ड किया और कितने 100 कितने टाइम मतलब कितने टाइम बाद में उसको बेचा, 5000 को कितने टाइम तक होल्ड किया और 2000 को 200 को कब मैंने बेचा, कितने टाइम होल्ड ऑन करके मैंने उनको बेचा, 3700 का कब मैंने होल्ड किया, उसमें से भी मैंने कितने को कब बेचा। तो एज सच सिंपल एवरेज से आप पता नहीं कर सकते हो कि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके कितने बचे हैं, पूरे साल में कितने थे। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जैसे कि कंपनी के पास मतलब बैलेंस शीट में थे और इतने कैरी कर रहे थे एज सच एनी टाइम, तो ये पता करने के लिए अपन सिंपल एवरेज से अपन पता नहीं कर सकते, तो ये वाला मेथड एकदम एज सच पूरा क्रॉस हो जाता है, इससे अपन वेटेड एवरेज नहीं निकाल सकते। मतलब दूसरा मेथड होता है वेटेड एवरेज निकालने का, जैसे कि अपन एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। जैसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके दे रखे हैं 10,000, इश्यू डेट है आपकी 1/6/2022, फेस वैल्यू है उनकी 10 रुपए, पेड अप वैल्यू है 10 रुपए, मींस आपका फेस वैल्यू भी 10 रुपए है और पेड अप भी फुली पेड अप है। इफ इक्विटी शेयर्स आर फुली पेड अप, तो वही अपन ने मतलब पीछे जैसे कि अपन ने पढ़ा क्या कहते हैं फॉर्मूला, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स डिवाइड बाय क्या कहते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स डिवाइड इनटू पेड अप वैल्यू वेट इनटू पेड अप वैल्यू वेट इनटू पीरियड वैल्यू वेट। अपन ने ये पढ़ा, तो अभी इसी फॉर्मूला के तहत पे अपन क्या करते हैं वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालते हैं कि पूरे साल के वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे। तो इसमें क्या होता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू पीरियड वैल्यू वेट्स एंड पेड अप वैल्यू वेट्स से अपन इसको मल्टीप्लाई करके अपन इसके एज सच कैलकुलेशंस करते हैं। जैसे कि अपन ने यहाँ पे ही एग्जांपल के तौर पे देखा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके 10,000 दे रखे हैं और इश्यू डेट आपकी 1/6/2022 है, मींस 10 महीने तक किया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 मंथ्स होते हैं, 10 मंथ्स ही हो गए और 10,000 दे रखे हैं और फेस वैल्यू भी 10 रुपीज है और पेड वैल्यू भी 10 रुपीज है। मींस ये पूरा आपका फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स है। तब इसका अपन वेटेड एवरेज निकालते हैं तो 8,333.33 आपका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बनता है। जैसे इसमें भी अपन एक और सच एज बात करें, ये तो अपन ने क्या किया कि एक टाइम में अपन ने लिया था इशू। एज सच अपन क्या कहते हैं, मिड ऑफ द ईयर में और भी कुछ फर्दर इक्विटी शेयर्स अपन इशू करते हैं। एज सच आगे अपन फर्दर कुछ और इशू करते हैं। उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए दे रखी है, पेड वैल्यू 10 रुपए दे रखी है। 1/10/2022 को अपन ने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 5000 इशू किए। तो अपन ने ये पुराने वाले तो 10,000 पड़े ही हैं। 10,000 कब इशू किए थे? 1/6/2022 को। 1/6/2022 का वेट अपन ने वैल्यू वेट पीरियड वैल्यू वेट ले लिया। अब बात आती है फेस वैल्यू भी 10 रुपए थी और पेड वैल्यू भी 10 रुपए थी, तो दो ये भी 10 रुपए बन गई। अब इसके एज सच इसके बाद की बात आती है 1/10/2022 मींस अपन ने 1 अक्टूबर को अपन ने इशू किया। तो 1 अक्टूबर से लगा के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ होते हैं। 6 मंथ का अपन ने क्या ले लिया, इसका पीरियड वैल्यू वेट्स ले लिया और ये भी फुली पेड अप है। और ये कितने 5000 की, ये तो 5000 आ गए। तो इसका अपन वेट लेते हैं तो 10,833 का वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बनता है। अपन सिंपल एवरेज से क्यों नहीं निकाला? बस इसी एसएच के कारण से अपन को पता ही नहीं चलेगा कि हाँ अपन ने ये मतलब अपन ने तो मिड ऑफ द ईयर में खरीदा। अब इसमें मिड ऑफ द ईयर में आप पता ही नहीं कर सकते हो, पता ही नहीं कर सकते हो। क्यों? आपके पास तो ओपनिंग है और क्लोजिंग है, दो ही तो बचे हैं, तो इसमें आप पता नहीं कर सकते हो। तो इस कारण से अपन सिंपल एवरेज से ना निकाल के अपन इसका वेटेड एवरेज निकाल के कैलकुलेट करते हैं। अब बात आती है एक सेकंड टॉपिक के बारे में, और भी बात इसी के अंदर बात करते हैं। जैसे कि अब ये तो अपन ने क्या पढ़ा कि इक्विटी शेयर्स फुली पेड अप। अगर इक्विटी शेयर्स फुली पेड अप नहीं होते हैं, पार्टली पेड अप्स हैं, तो उस वाले केसेस में क्या करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे अच्छी तरीके से समझते हैं अपन। जैसे कि इशू डेट वही लेते हैं एग्जांपल एज सच और उसमें कुछ ऐड ऑन करेंगे और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। जैसे कि इशू डेट आपको दे रखी है 1/6/2022। फेस वैल्यू लेते हैं अपन 10 रुपए, पीरियड वैल्यू वेट लेते हैं 10 रुपए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लेते हैं 10,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपने इशू किए 5,000, इशू डेट है 1/10 @ 10 रुपी ईच, पेड अप वैल्यू है उसकी 5 रुपी ओनली। अब इसका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालना है 10,000 तो 10,000 आ गया। आपका पेड अप वैल्यू वेट निकालना है पुराने का, मींस आपको भी पता है कि मतलब क्या कहते हैं फेस वैल्यू भी ये है और पेड अप वैल्यू भी है, तो मतलब ये पूरा इक्विटी शेयर्स फुली पेड अप है। और अपन ने 1/6/2022 को इशू किया था, मींस आपका 10 मंथ्स होता है और ये इसका क्या कहते हैं पीरियड वैल्यू वेट निकल गया। अब साथ में बात आती है, आपने क्या किया 1 अक्टूबर 2022 को आपने 5,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए थे 10 रुपए के, उसमें से 5 ही फुली पेड अप है। तो 5,000 5 रुपए 10 रुपए में से पेड अप है, तो उसका ये आ गया आपका पेड अप वैल्यू वेट। और ये अक्टूबर को इशू किया था टिल 31 मार्च 23 तक 6 मंथ होते हैं, तो ये आपका पीरियड वैल्यू वेट आ गया। ये आपका निकल जाता है, इससे इसका कैलकुलेशन करेंगे तब आपका निकल जाता है 9583.333 इक्विटी शेयर्स वेटेड एवरेज। और इसके फर्दर अपन कुछ बात करते हैं इफेक्टिव डेट्स के बारे में। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तब आपका बेसिक अर्निंग पर शेयर्स निकल जाता है। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर तो बहुत आसान था और इजीली आपको समझ में आ गया।
पैट माइनस अपन ने प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड किया था, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गया था, ये तो आसानी से समझ में आ गया। अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन रहती है वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के बारे में, तो उसे भी एक अच्छे तरीके से तो एग्जाम्पल और एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये वह फॉर्मूला लगता है वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने के लिए। उससे भी बेटर उस वाले फॉर्मूला से अपन ने बेटर अंडरस्टैंडिंग ली कि वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। और फिर एज सच अपन फर्दर आगे बढ़ते हैं तो इफेक्टिव डेट्स के बारे में। इफेक्टिव डेट्स क्या होती हैं, ये कैलकुलेट करते हैं, वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अपन निकालते हैं तभी अपन पीरियड वैल्यू वेट्स लेते हैं ना, उसलिए ये सारी इफेक्टिव डेट्स अपन को काम आती हैं कि अपन को उस वाले इक्विटी शेयर्स का कितना पीरियड वैल्यू वेट लेना है। सबसे पहले बात आती है इक्विटी शेयर्स अपन ने क्या किया, फॉर कैश इशू किया। तो सीधी सी बात है, जब अपन ने कैश में इशू किया, जब कैश रिसीवेबल होगा या रिसीव्ड हो गया होगा तभी वही उसकी इफेक्टिव डेट मानी जाएगी। अगर इक्विटी शेयर्स अपन अदर देन कंसिडरेशन की बात है तो सीधी सी बात है ना, जो मतलब अपन ने क्या क्या एक्सचेंज में लिया है, जैसे कि एज अ बार्टर के फॉर्म में वगैरह लिया, तो जैसे कि अपन ने कुछ चीज़ को एक्सचेंज किया, तो एक्सचेंज किया तो वो वाली चीज़ अपन के पास एसेट्स आई और एसेट्स को अपन ने क्या बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लिया, तो उस दिन से मानी जाएगी इफेक्टिव डेट्स। एज सच अपन केसेस में मानते हैं, जैसे कि सर्विसेज की एक बात आती है तो उस वाले में भी बहुत सिंपल सी बात है। सर्विसेज में जब अपन ने क्या करेंगे, सर्विसेज रेंडेड कर दी, सर्विस अपन ने स्टार्ट की नहीं, सर्विस कर रहे हैं नहीं, सर्विस पूरी पूरी की रेंडेड कर दी, उस दिन से मानी जाएगी इफेक्टिव डेट। आपने इक्विटी शेयर्स आप इशू करोगे, सीधी सी बात है। कोई सर्विस आपके वहाँ पे, जैसे कि सपोज कोई आपके साइड पे इंस्टॉलेशंस के लिए, प्लांट एंड मशीनरी के इंस्टॉलेशंस के लिए आता है, तो ऐसे तो नहीं कि मतलब कुछ एग्रीमेंट होते हैं कि एडवांस पे कर सकते हैं, और ऐसे ही बात आती है, मतलब जनरली ऐसे तो नहीं करते कि आया और सीधा एडवांस में पेमेंट कर लिया उसे, या फिर काम करते करते नहीं सर इतना काम हो गया पैसा लाओ, इतना काम हो गया, नहीं, पूरी की पूरी सर्विस रेंडर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन पे करते हैं उसे। हाँ ऐसा होता है, ऐसे नहीं कि मतलब सपोज कीजिए कि नहीं कि मतलब पूरी की पूरी सर्विस रेंडर के लिए नहीं, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की सर्विस होती है, जैसे कि एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही होती है, जैसे कि मतलब 1 मंथ की हो गई है, जैसे कि उस वाले केसेस में तो अपन क्या करते हैं, पूरी सर्विस रेंडर करने के बाद में और एज सच कोई लंबी सर्विस होती हैं तो उसे अपन प्रोपोर्शनल बेसिस के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। फिर बाद में बात आती है कन्वर्जन ऑफ डेब्ट। कन्वर्जन ऑफ डेब्ट के बारे में बात आती है, जिस दिन डिबेंचर आपका कन्वर्ट होगा इक्विटी शेयर्स में, वही आपका इफेक्टिव डेट मानी जाएगी। इक्विटी शेयर्स इशूड इन केस ऑफ द सेटलमेंट ऑफ अ लायबिलिटी, जिस दिन आप अपने लायबिलिटी को पे ऑफ करोगे, जिस दिन आपने लायबिलिटी को पे ऑफ किया उस दिन से आपके इक्विटी शेयर्स की इफेक्टिव डेट मानी जाएगी। अगर इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ अ लोन है, जिस दिन इंटरेस्ट बिकम सीज, मींस आपका रिपेमेंट ऑफ द लोन हो जाएगा, उस दिन से मानी जाएगी इफेक्टिव डेट। अब बात आते हैं इक्विटी शेयर्स इशूड फॉर द इन केस ऑफ द बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स में आपको एक स्पेसिफिकली ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके फर्स्ट डे ऑफ अ प्रीवियस ईयर रिपोर्टिंग पीरियड। अब जैसे आप बोलोगे सर सबकी तो आपने क्या लिया, जिस दिन ट्रांजैक्शन मतलब कैश, जैसे कि इक्विटी शेयर्स फॉर द कैश की बात आती है तो कैश रिसीव्ड हुआ, अदर देन कंसिडरेशन है जिस दिन बुक में रिकॉग्नाइज किया, सर्विस है सर्विस रेंडेड होने के बाद में, कन्वर्जन ऑफ डेब्ट है जिस दिन कन्वर्जन हुआ, और सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटी की बाद में बात आती है तो जिस दिन आपकी लायबिलिटी सेटल हो गई या लायबिलिटी या इंटरेस्ट आपका सीज्ड हो गया। तो बोनस शेयर्स वाले केसेस में मतलब आप फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड क्यों लेते हैं कि बोनस शेयर्स में ना कुछ पेमेंट होता है ना पेमेंट कंपनी को रिसीव होता है, ये अपना प्रीवियस ईयर से ही अपन मतलब अपने के प्रीवियस रिजर्व एंड सरप्लस में से ही अपन उसको कैपिटलाइज करते हैं, सीआरआर में से। सीआरआर स्पेसिफिकली बोनस शेयर्स के लिए ही होता है, तो वो तो ऑलरेडी अपने पास था, तो वो तो एज अ फर्स्ट डे ऑफ अ बैलेंस शीट डेट एग्जिस्ट कर ही तो रहा था,
तब इस वाले केसेस में अपन क्या करते हैं, फर्स्ट डे मानते हैं। जैसे कि एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। करंट ईयर में इशू किए 1000 बोनस शेयर्स ऑन 1 अक्टूबर 2022। फिर देन इफेक्टिव डेट विल बी 1 अप्रैल 22। क्यों? क्योंकि वो तो पता ही है, मतलब आपके रिजर्व एंड सरप्लस में से, सीआरआर में से कैपिटलाइज हो रहा है, तो ये तो ऑलरेडी फर्स्ट डे पे एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए अपन फर्स्ट डे लेते हैं। अब बात आती है इन केस ऑफ शेयर इक्विटी शेयर इशूड अमालगमेशन के केसेस में। अमालगमेशन के केसेस में बात आती है तो अपन क्या कहते हैं, इन केस ऑफ अ परचेज, इन केस ऑफ अ परचेज वाले केसेस में क्या होता है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर कर देती है और एक्विजिशन के डे पे इक्विटी शेयर्स इशू करती हैं, वही उसकी इफेक्टिव डेट मानी जाएगी। इफ इन केस मर्जर के केस में क्या होता है, फर्स्ट डे ऑफ अ करंट ईयर रिपोर्टिंग पीरियड ही मानते हैं। क्यों? वही ऐसा सच बात है, दो कंपनी मिल रही है, मर्जर कर रहे हैं, ना कि अक्वायर कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग कंपनी पूरी बंद नहीं हो रही है, दो कंपनी मर्ज हो रही है, उसके भी शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसके भी इक्विटी शेयर होल्डर्स, दोनों कंबाइन होगी कंपनी। तो फिर उससे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की इफेक्टिव डेट पे तो मतलब पीरियड वैल्यू वेट निकालने के तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है सच। क्योंकि वो तो वही फर्स्ट डे पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और वही बैलेंस शीट के लास्ट डे पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, एज सच उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको इस चीज़ को समझाता हूँ। जैसे कि एच लिमिटेड है और के लिमिटेड है। एच लिमिटेड 1/4/2022 बता रहे हैं और इसकी भी 1/4/2022 ये दोनों थी। 30 जून 2022 को एच लिमिटेड क्या करती है, के लिमिटेड को अक्वायर करती है। तो इस वाले केसेस में इफेक्टिव डेट विल बी फॉर इक्विटी शेयर्स 30 जून 2022 में जाएगी, क्योंकि के लिमिटेड यहां पे बंद हो रही है और बंद होने पे एच लिमिटेड के लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपने इक्विटी शेयर इशू कर रही है। तो मींस ये तो न्यू इक्विटी शेयर्स हुए ना के लिमिटेड वाली कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को, वो तो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए इसकी इफेक्टिव डेट बन जाएगी 30 जून 2022। अभी अपन बात करते हैं मर्जर वाले केस में अपन लेवे तो एच लिमिटेड और के लिमिटेड दोनों मर्ज हो रही है 30 जून 2022 को। इसकी इफेक्टिव डेट 1/4/2022 ही रहेगी। क्यों? क्यों? वो तो दोनों मर्ज हो रही है ना भाई। के लिमिटेड तो आपकी पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, एच लिमिटेड भी पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, दोनों के इक्विटी शेयर्स होल्डर्स मिल रहे हैं, ना के लिमिटेड बंद हो रही है ना ही कुछ कर रही है। फर्स्ट डे पे एग्जिस्ट कर रहे थे, लास्ट डे पे एग्जिस्ट करेंगे तो इसकी इफेक्टिव डेट मानी जाएगी 1 अप्रैल 2022। अभी अपन फर्दर कुछ कंसेप्ट्स के बारे में और पढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ
बेसिक अर्निंग पर शेयर इन केस ऑफ अ बोनस शेयर्स। अभी तक तो अपन ने सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या पढ़ा कि आपने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके एग्जिस्ट इतने कर रहे थे और आपने ड्यूरिंग द ईयर्स आपने इतने इक्विटी शेयर्स इशू किए, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या उसका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकाल दिए। अभी बात आती है बोनस शेयर्स के केस में। बोनस शेयर्स तो आपको मैंने बताया जैसे कि रिजर्व सरप्लस मींस सीआरआर में से कैपिटलाइज करते हैं अपन, तो वो तो अपनी फर्स्ट डे ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड के पे ही एग्जिस्ट कर रहा था, तो मीन्स आपका तो इफेक्टिव डेट तो 1 अप्रैल 2022 अपन यहाँ पे पढ़ा, फर्स्ट डे ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, उसका इफेक्टिव डेट 1 अप्रैल 2022। तो मीन्स ये तो मतलब पूरे साल ही रहेगा, इसका तो कोई पीरियड वैल्यू वेट निकलने वाला नहीं है, पूरा 12 का 12 महीने निकलने वाला है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू पीरियड वैल्यू वेट। एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं समझाता हूं, जैसे कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके हैं 10,000, पूरे के पूरे पीरियड मीन्स 12 महीने कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग थे, तो इसका वेटेड एवरेज निकल जाता है 10,000। अगर अपन बात कर रहे हैं बोनस शेयर्स वाले केसेस में, जैसे कि ये तो अपन ने क्या विदाउट इफेक्ट ऑफ अ बोनस शेयर्स अपन ने कैलकुलेट किया, अगर कंपनी बोनस शेयर इशू करती हैं तो उस वाले केसेस में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पे क्या इफेक्ट आता है और बेसिक अर्निंग पर शेयर्स पे क्या इफेक्ट आता है, वो अभी अपन विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल पढ़ेंगे और आपको एकदम अच्छी तरीके कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी इसकी। फाइनेंशियल ईयर 21-22 दे रखा है, फाइनेंशियल ईयर आपको 22-23 दे रखा है। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आपको दे रखा है 10 लाख फॉर द ईयर 21-22। 22-23 के लिए दे रखा है आपको 12 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको दे रखे हैं 1 लाख और फाइनेंशियल ईयर्स के लिए भी आपको सेम के सेम दे रखे हैं 1 लाख। बोनस शेयर्स आपने 21-22 में इशू नहीं किया है और 22-23 में आपने 50,000 बोनस शेयर्स इशू किए। अभी 21-22 के लिए अपन को बेसिक अर्निंग पर शेयर्स निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आपको दे रखा है। अब बात आती है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। 1 लाख है, फर्स्ट डे पे है, नहीं दे रखा, तो बेस्ट अजम्पशंस क्या होती है 1 अप्रैल 2022 से लगा के 31 मार्च 2022 तक पूरे का होल्ड ऑन है। तो 1 लाख पूरे 12 महीनों का किया तो 1 लाख बन जाता है। 10 लाख को 1 लाख से करेंगे तो आपका बेसिक अर्निंग पर शेयर 10 रुपए बन जाता है। अभी बात करते हैं अपन फाइनेंशियल ईयर्स 22-23 में बेसिक अर्निंग पर शेयर्स निकालना आपको। इसका भी बेस्ट एजम्पशन वही है 1/4/2022, सॉरी यहां पे 21 है और 31/3/23 पूरे साल था और कंपनी ने क्या किया बोनस शेयर इशू किए, लेट अस सपोज ऑन 31 जुलाई 2022। अब अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स तो आपको तो पता ही है 12 लाख हो जाएगा। अभी बात आती है वैल्यू वेट की, तो वैल्यू वेट भी आपको पता है एकदम आसानी से आप निकाल सकते हो। नंबर ऑफ
इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग इनटू पीरियड वैल्यू वेट प्लस बोनस शेयर्स इनटू पीरियड वैल्यू वेट। अभी आपको पता ही है पूरा 12 महीनों तक होगा। क्यों? क्योंकि इसके तो फर्स्ट डे ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड से मानते हैं, क्योंकि आपने बोनस शेयर्स अपने रिजर्व एंड सरप्लस में से इश्यू किया, सीआरआर में से, तो इसका तो मतलब पूरे 12 महीने तक कैरी किया आपने। तब 1,00,000 इंटू 12 से करते हैं तो आपका निकल जाता है 1,00,000 प्लस 50,000 ये करेंगे 12 मंथ्स का निकालेंगे तो 50,000 ही निकल जाता है। ओवरऑल आपका 1,50,000 निकल जाता है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। 12,00,000 डिवाइड बाय 1,50,000 करेंगे तब आपका निकल जाता है 8 रुपीज़। बट इसमें एक इशू आती है, जैसे कि इसे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपन एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे कि कंपनी ने 10 लाख रुपए कमाए थे और उसके पास 1,00,000 के इक्विटी शेयर्स थे, तब कंपनी की बेसिक अर्निंग पर शेयर्स आ रही थी 10 रुपए। बट कंपनी की यहाँ पे अर्निंग भी बढ़ी और इक्विटी शेयर्स भी बढ़े। उससे बढ़ने से क्या हुए, कंपनी की ईपीएस यहाँ पे 8 रुपए हो गई। तो ये यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोचेंगे कि कंपनी ने इस बार कम अर्निंग की है, बट कंपेयर करें 21, 22, 23 से तो कंपनी ने तो 2 लाख कमाए। तो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही से पता नहीं चलेगा कि कंपनी ने एक्चुअल में कमाया है या नहीं कमाया है। तो उस वाले केसेस में अपन क्या करते हैं, एडजस्टेड ईपीएस निकालते हैं। क्या करते हैं, एडजस्टेड ईपीएस निकालते हैं। एडजस्टेड ईपीएस से अपन क्या करते हैं, यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता चल जाता है कि कंपनी ने सही में एक्चुअल में कुछ अर्न किया एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर या कंपनी ने कम अर्न किया। तो इस वाले केसेस में क्या करता है, प्रीवियस ईयर की अर्निंग लेते हैं, प्रीवियस ईयर्स के वेटेड नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लेते हैं, उसमें बोनस शेयर्स ऐड कर देते हैं। तो सीधी सिंपल सी बात है ना। जैसे कंपनी ने 10 लाख कमाया था, पहले 10 लाख ले लिया अपन ने और 1 लाख आपको पता है पूरे का पूरा पड़ा है, और बोनस शेयर्स इशू किए हैं तो बोनस शेयर्स को भी ले लिया अपन ने। तो कंपनी ने पिछली बार बेसिक अर्निंग पर शेयर्स मींस आपने पिछली बार कंपनी ने 6.67 सॉरी कंपनी ने पहले 10 रुपए कमाए थे, और कंपनी अगर सेम 10 लाख आज भी कमाती तो कंपनी का बेसिक अर्निंग पर शेयर 6.67 आते हैं। बट कंपनी ने तो इस बार 12 लाख रुपए कमाए हैं, तो इससे इसका बेसिक अर्निंग पर शेयर 8 रुपए बढ़ गया, 8 रुपए हो गया। तो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर कर सकते हैं सही में एक्चुअल में कंपनी ने अर्न किया है। अदरवाइज अगर ये वाली चीज आ जाती, अगर एडजस्टेड बेसिक अर्निंग पर शेयर्स नहीं निकालते तो कंपनी यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअल में कंपनी का पता ही नहीं कर सकते थे कि कंपनी ने एक्चुअल में कुछ अर्न किया है या नहीं किया। मतलब ये तो सीधी सी बात फंडा लग रहा है। 10 रुपए से 8 रुपए कोई चीज हो जाती है तो सीधा लगता है 2 रुपए कम हुए, मीन्स कंपनी ने इस बार कम अर्निंग की है। इसलिए अपन क्या करते हैं, एडजस्टेड अर्निंग पर शेयर्स निकालते हैं और कंपेयर करते हैं एक्चुअल में सही में कंपनी ने सही में अर्निंग की है या नहीं की है। इसलिए अपन एडजस्टेड ईपीएस निकालते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट है, इफ बोनस शेयर्स एग्जिस्ट देन वी विल कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर्स अलोंग विथ एडजस्टेड ईपीएस।
तभी तो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता चलेगा कि सर एक्चुअल में कंपनी ने अर्न किया है, अदरवाइज तो कैसे पता चलेगा उन्होंने अर्न किया है कि नहीं किया। फॉर एक्चुअल कंपेरिजन आइदर देयर इज अर्निंग वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, और अपन और आगे फर्दर पढ़ते हैं। अब बात नहीं है राइट इशू के केसेस में। राइट शेयर्स क्या होते हैं, जब कंपनी न्यू इक्विटी शेयर्स इशू करती हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट देती है कि आप खरीदिए, हम अभी कंपनी कुछ नए इक्विटी शेयर इशू कर रही है, अगर वो नहीं खरीदते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स तो कंपनी मार्केट में इशू करती है। तो शेयर होल्डर्स भी, अगर कंपनी इशू कर रही है तो शेयर होल्डर्स भी एक्सपेक्ट करते हैं ना कि कुछ मार्केट कर से कम वैल्यू में देवे। तो इस वाले केसेस में अपन क्या करते हैं, बेसिक अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे। अब बड़ी दिक्कत की बात है इसमें, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन तो रहती है इसकी कैलकुलेशन, बट आप अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी इसकी। अर्निंग अवेलेबल, वही सेम फॉर्मूला, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय, अब इसमें वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स निकालने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि बोनस एलिमेंट इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट द बिगिनिंग इनटू पीरियड वैल्यू वेट प्लस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आफ्टर राइट इशू इनटू पीरियड वैल्यू वेट। ठीक है, बोनस एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे आप, कम राइट शेयर्स प्राइस डिवाइड बाय एक्स राइट शेयर प्राइस। अब बात आती है कैलकुलेशन ऑफ एक्स राइट शेयर प्राइस कैसे कैलकुलेट करोगे, वही सिंपल फॉर्मूला, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग इनटू मार्केट प्राइस प्लस राइट इशू इनटू इशू प्राइस डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग प्लस राइट इशू शेयर्स। मीन्स थोड़ा वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पोर्शन, तो इसे अपन एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब बात अपन समझते हैं इसको एक एग्जांपल के तहत पे। आपको दे रखा है, क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 11 लाख। यहां तक तो आपको मेरे ख्याल से पूरा, मतलब ये ऐसे बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। बोनस एलिमेंट को आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द बिगनिंग मल्टीप्लाई करते हैं, फिर पीरियड वैल्यू वेट निकालते हैं, उसमें प्लस करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आफ्टर राइट इशू इनटू पीरियड वैल्यू वेट। ठीक है, अब ये बोनस एलिमेंट कैसे निकालते हैं ये भी आपने देख लिया, कम राइट शेयर्स डिवाइड बाय एक्स राइट शेयर प्राइस। ये कम राइट ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन होगा आपको। फिर आपको जैसे एक्स राइट प्राइस आपको निकालना पड़ेगा। एक्स राइट प्राइस कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर शेयर्स आउटस्टैंडिंग का मीन्स आपके पास मतलब इतने इशूड हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग ऐसा नहीं कि बाकी है, बाकी तो मतलब बाकी ही मानते हैं, जैसे कि ऐसा नहीं है किसी को उधार के लाया, उधार के मतलब आपकी लाइबिलिटी पे करनी है। ठीक है, मार्केट प्राइस इंटू मार्केट प्राइस करते हैं प्लस राइट इशू इंटू इशू प्राइस डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग इंटू राइट इशू शेयर्स। ठीक है, अभी इसको अच्छी तरीके से एग्जांपल के तौर पे अपन समझते हैं। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स
ठीक है, कितनी है और बोनस एलिमेंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, ये सारी अपन कैलकुलेशन अभी अपन निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले अपन निकालते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। क्वेश्चन में जैसे कि एक एग्जांपल की तहत पे अपन समझते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको 21-22 का दे रखा है 11 लाख। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 22-23 का दे रखा है 15 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्रायर टू द राइट इशू आपको दे रखे हैं 5 लाख। राइट इशू प्राइस आपको 15 रुपये में कंपनी इशू करेगी। लास्ट डेट ऑफ द एक्सरसाइज और द 1 जून 2022 दे रखा है। और राइट इशू इक्विटी शेयर्स आपको 1 लाख दे रखा है। और फेयर वैल्यू ऑफ बिफोर इशू राइट शेयर्स आपको दे रखा है 21 रुपये। ठीक है, यहां तक तो मेरे ख्याल से आपको आप सभी जन को समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग इधर के हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस इसकी 21 रुपये दे रखी है। ठीक है, अब बात आती है राइट इशू। राइट इशू आपने किए हैं 1 लाख। इशू प्राइस कितनी, 15 रुपए। तब ये 5 लाख इंटू 21 करते हैं अपन, 1,05,00,000 आता है। प्लस 1 लाख इंटू 15 करते हैं तो सिंपल सी बात है 15 लाख आ जाएंगे। 1,05,00,000 और 15 लाख को ऐड करते हैं तो सीधी सी बात है 1,20,00,000 निकल जाते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग 5 लाख हैं, प्लस राइट इश्यू आप कितने कर रहे हैं, 1 लाख। ₹20 आ जाते हैं आपके। एक्स राइट शेयर प्राइस। और फेयर वैल्यू बिफोर राइट प्राइस आपको 21 रुपये दे रखे हैं, मीन्स आपके कम राइट शेयर प्राइस की वैल्यू आपको 21 दे रखी है, तो आपका बोनस एलिमेंट आ जाता है 1.05। गॉट इट। और अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आपको 15 लाख रुपए दे रखे हैं। और साथ में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर बिगिनिंग राइट इशू 5 लाख दे रखे हैं। अब इसका पीरियड वैल्यू वेट अपन कैसे निकालेंगे, ये एक अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना। ठीक है, अपन ने 1 जून में इशू किया ना, मीन ये तो हो गए आपके 2 मंथ और ये आपके रिमेनिंग हो गए 10 मंथ्स।
मीन ये आपको इंडिकेशन कर रहा है कि राइट इश्यू करने से पहले आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स का कितना वैल्यू वेट है। राइट इश्यू यहां पे कर रहे हैं अपन, इससे पहले 2 महीने तक अपन के पास विदाउट राइट इश्यू पड़े। अब इसके बाद में इस डेट के बाद में अपन क्या करते हैं, राइट इश्यू कर देते हैं। राइट इश्यू करते हैं अपन 1 लाख इक्विटी शेयर्स का, ठीक है। ये अपने हैं विदाउट राइट इशू और ये है कम राइट इशू। तो 5 लाख वही आउटस्टैंडिंग, तो मीन्स तो वो तो ऐसा तो नहीं कि वो तो गायब हो जाएंगे, वो तो ऑफ कोर्स रहेंगे। साथ में आप 1 लाख राइट इशू कर रहे हो, तो ओवरऑल आपके पास 6 लाख हो गए, तो इंटू 6 लाख। दो महीने तक आपका विदाउट राइट इशू था, फिर उसके बाद में राइट इशू आ गया, फिर आपके क्या 10 मंथ्स रहे। 10 मंथ्स कम राइट इशू रहे इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग वाले, तो ओवरऑल आपके 15 लाख तो ऊपर आ गए। 1 लाख 1.05 इंटू 5 लाख इंटू 2/12 करते हैं। 1.05 इंटू 5 लाख इंटू 2/12 87,500 प्लस 6 लाख इंटू 10 डिवाइड बाय 12 5 लाख। आपका बेसिक अर्निंग पर शेयर्स निकल जाता है 2.55। बस सेम इशू आता है इसमें भी, एज कंपेयर करें अपन, ये निकल गया अपने प्रीवियस, ये अपने हो गया करंट ईयर का 22-23 का, ठीक है। और एज सच अपन ले प्रीवियस ईयर 21-22 का 11 लाख तो आपने कमाया था, 5 लाख ये हो गया। इसका निकल जाता है 2.2, ठीक है। अब यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वालों को भी एज सच पता नहीं चलेगा कि कंपनी ने एक्चुअल में अर्निंग की है या फिर नहीं की है, या फिर जो पिछली बार कर से अपना बेसिक अर्निंग पर शेयर्स कम हुआ। तो इस वाले केसेस में अपन भी क्या करते हैं, एक एडजस्टेड बेसिक अर्निंग पर शेयर्स निकालते एज अपन ने बोनस शेयर्स में कंप्यूट किया था, ऐसे कंपेयर करने के लिए। इस वाले में तो इलिस्ट्रेशन में मतलब एज सच पता ही चल रहा है कि 2.55 और 2.2 कंपनी के अर्निंग बढ़ी है। जैसे कि और अपन कुछ एक एग्जांपल लेते हैं,
लेट अस सपोज 15 लाख ही मान लेते हैं यहाँ पे 21-22 में, दोनों की अर्निंग अपन सेम मान लेते हैं। 15 लाख ही मान ली अपन ने और 5 लाख है तो 3 रुपये हो गए बेसिक अर्निंग पर शेयर्स। और आपकी तो इस बार 2.55 आ रही है। अभी क्या करेंगे? तो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ऐसे डिसीजन ले नहीं पाएंगे कि कंपनी ने एक्चुअल में अर्निंग की है या नहीं की है। तो इस वाले केसेस में अपन क्या करते हैं, एडजस्टेड बीईपीएस निकालते हैं, वही सेम बोनस शेयर्स की तरह। इसका भी सेम फॉर्मूला बनाएंगे अपन। प्रीवियस ईयर के इनकम बोनस एलिमेंट इनटू राइट इशू बिफोर आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। अभी इसमें अपन पीरियड वैल्यू वेट क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि ये पुराना है, बिफोर इशू है, तो मीन्स अपन मान रहे हैं कि अपन ने राइट इशू नहीं किया है और वो का वही 1 अप्रैल 2022 को था, वही 31/3/2023 तक है। इसमें बोनस का एलिमेंट इसलिए लिया है कि इफेक्ट पता करने के लिए कि अगर बोनस शेयर्स इशू करते हैं मीन्स आप तो उस वजह से सस्ता इशू कर रहे हो ना, तो उसी वाली वैल्यू का अपन इशू करते हैं तो अपना बेसिक अर्निंग पर शेयर्स की तरह निकलता। तो प्रीवियस ईयर की इनकम तो 11 लाख दे रखी है। बोनस एलिमेंट आपने यहां पे कंप्यूट किया 1.05। राइट इशू बिफोर आउटस्टैंडिंग बोनस शेयर्स 5 लाख। ग्यारह लाख। $5,25,000। $2.095। एज सच अपन कंपेयर करें एक्चुअल में कंपनी ने इंक्रीमेंटल किया है। $2.55 और 2.09 में ये गलत है। आप 2.55 और 2.09 को कंपेयर नहीं कर सकते हो। आप कंपेयर करोगे 11 लाख और 5 लाख विदाउट बोनस इफेक्ट और विद बोनस इफेक्ट, तब पता चलेगा कि एक्चुअल में कंपनी ने इंक्रीमेंटल किया है कि नहीं किया। इस वाले इफेक्ट से लेके आप इस वाली चीज को निकालोगे। गॉट इट? यहां तक तो होप सो सबको समझ में आया होगा। अभी फर्दर अपन कुछ लास्ट 1-2 टॉपिक बचे हैं, उसे क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं। डाइल्यूटेड इक्विटी पर शेयर्स। डाइल्यूटेड इक्विटी पर शेयर्स का मतलब क्या हुआ कि अपन है पढ़ा था अभी इफेक्टिव डेट्स वाले केसेस में कि आप कन्वर्जन कर रहे हो इक्विटी शेयर्स, मतलब कन्वर्जन कर रहे हो डेब्ट का इक्विटी शेयर्स में, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी इंस्टॉलमेंट हो गए,
इस वाले केसेस में क्या होता है, कंपनी कोई फर्दर इक्विटी शेयर इशू नहीं कर रही है, अपनी ही लाइबिलिटी को कन्वर्ट कर रही है इक्विटी शेयर्स में। तो कंपनी के पास एज सच फ्रेश कोई अमाउंट तो रिसीव होने वाला नहीं है इनको इशू करने से। तो इशू होने वाला नहीं है। जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स थे उनका ही शेयर्स कम होने वाला है, राइट। तो इस वाले केसेस में नटसेल अपन इसे कह सकते हैं एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में कि डिक्रीज इन बेसिक अर्निंग पर शेयर्स। लेट अस अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल। सपोज 1/4/2022 पे 10,000 इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग थे और 30 जून 2022 को 2,000 कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को 2,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए। 31/3/2023 पे 12,000 आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स बचे। पहले जो अर्निंग होती थी वो सिर्फ 10,000 में बढ़ती थी। अभी जो कंपनी अर्न करेगी उसे 12,000 में बांटेंगे। एक लाख कंपनी ने कमाया, 10,000 में बांटा, 10 रुपये बेसिक अर्निंग पर शेयर्स। कंपनी ने 1 लाख ही कमाया और अभी 12,000 में बांट रहे हैं। $8.33 कम हुई। इसे कहते हैं डाइल्यूटेड इक्विटी पर शेयर। मेनली एज ए सी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए बात करें तो 3 चीज़ें एग्जामिनेशन वो पूछते हैं। इन केस ऑफ डिबेंचर, इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इन केस ऑफ ऑप्शंस मीन्स इशू में। अभी अपन समझते हैं इन केस ऑफ डिबेंचर्स। सेम फॉर्मूला है पूरा बेसिक अर्निंग पर शेयर्स निकालने का। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बट इसमें एक चीज को ध्यान रखना है आपको, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। क्योंकि आप P&L में इंटरेस्ट बुक करते थे तब आपको उसका टैक्स शील्ड मिल जाता था। अभी से आप क्या कर रहे हो, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हो डिबेंचर्स को, तो आपको टैक्स शील्ड तो मिलेगा नहीं, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और जो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करते थे वो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट आपको पे करना नहीं पड़ेगा। तो वो एक्चुअल में आपकी अर्निंग बच गई और टैक्स तो उस पे करना ही पड़ेगा। तो उस वाले टैक्स इफेक्ट को तो माइनस कर दिया और इंटरेस्ट आपका बच गया। और वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अपॉन में वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स प्लस पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, शेयर इशू फॉर कन्वर्जन। कन्वर्जन करने पे अपन उसे या किसी के बदले में आप उसे इक्विटी शेयर्स इश्यू करते हैं, उसे पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स कहते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं अपन इस वाले फॉर्मूला को।
आपको नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर आपको दे रखा है 1 करोड़। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स दे रखे हैं 5 लाख। बेसिक अर्निंग पर शेयर्स आपको दे रखा है 2 रुपए। नंबर ऑफ 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स दे रखे हैं आपको 1 लाख। Each will be convertible into 10 equity shares. Interest expenses for the current year 12 लाख। टैक्स एक्सपेंस दे रखा है 30% 3,60,000। कैलकुलेट डाइल्यूटेड इक्विटी पर शेयर। तो आप कैसे निकालोगे इसे? यहां पे बेसिक अर्निंग पर शेयर्स दे रखा है, अदरवाइज आप इसे निकाल भी सकते थे। आपको पता है बेसिक अर्निंग पर शेयर्स का क्या फॉर्मूला है? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स होल्डर डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। 1 करोड़ डिवाइड बाय 50 लाख 2 आ जाता है। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आपको दे रखा है 1 करोड़। प्लस इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 1 लाख है, 12% और 100 रुपए का एक है, तो मीन 1 करोड़ रुपए हो गया, 12% से 12 लाख रुपए ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, इसका 30% टैक्स हो गया 3,60,000 प्लस 12 लाख माइनस इसमें से इफेक्ट कर देंगे अपन 3,60,000 का, तो आपका 8,40,000 आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी। अगर आप कन्वर्ट नहीं करते तो आपको डिबेंचर्स पे 12 लाख का इंटरेस्ट देना पड़ता, और उसके ऊपर आपको टैक्स शील्ड मिल जाता 3,60,000 का। अब ये डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो आपको एज सच अभी कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा और आपको कोई टैक्स शील्ड भी नहीं मिलेगी। तो जो इंटरेस्ट आप पे करते थे और आपको पे करते थे उसमें से मतलब और टैक्स शील्ड मिलता था, तो आपको नट सेल आपको कम पे ही करना पड़ता था, मीन्स पे तो पूरा करना पड़ता था, आपको बेनिफिट होता था। अब जैसे कि इंटरेस्ट तो आपको पे करना नहीं पड़ेगा, तो इंटरेस्ट का अमाउंट तो बच गया और आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ये आपका अमाउंट बच जाता है 8,40,000। 8,40,000 और 1 करोड़ बन जाता है आपका 1,08,40,000। वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं 5 लाख। अब बात आती है पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आपको कैसे निकालेंगे? आपको 1 लाख डिबेंचर्स दे रखे हैं और हर एक ईच कन्वर्टेबल इनटू 10 लाख इक्विटी शेयर्स। तो आप करोगे कन्वर्ट इनमें, तो आपके पास कितने बन जाएंगे? 1 लाख इंटू 10 लाख इक्विटी शेयर्स। $1.80 66 एज सच अपन इसे 1.81 भी मान लें। गॉट इट? यहां तक तो किसी को डाउट होगा नहीं।
अब बात आती है इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बात करते हैं अपन। वही सेम फॉर्मूला, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स प्लस डिविडेंड सेविंग डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स प्लस पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। अब इसमें डिविडेंड्स, यहां पर तो अपन ने इंटरेस्ट का इफेक्ट लिया, यहां पर डिविडेंड सेविंग का क्यों लिया? जैसे कि आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स थे, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होंगे, अभी कन्वर्ट होंगे, तो प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट होंगे तो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, आपको जैसे कि अपन ने यहाँ पे पढ़ा था, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ही स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा था क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में तो क्या करते हैं अपन, इंटरेस्ट पे ही करना पड़ता था, ठीक है। क्यूमुलेटिव में अपन को क्या करना पड़ता था, सॉरी, डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड देते हैं, आपको क्या करना पड़ता था, डिविडेंड पे ही करना पड़ता था। अब ये डिविडेंड सीज हो जाएगा, अभी आपको प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड देना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो सीज हो रहा है तो वो आपका डिविडेंड सेव तो होगा। जैसे कि यहाँ पे 12 लाख हैं, 12 लाख में से अगर ये 12 लाख हैं और ये जीरो हो गया, तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 12 लाख का 12 लाख बचेगा कि नहीं बचेगा? आपका बचेगा ना, तो वही वाली बात आई ना इसमें, डिविडेंड सेविंग वाली। तो इसी में अपन ऊपर वाले एग्जांपल के तौर पे ये इसको समझते हैं। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स वही आपकी 1 करोड़। अब जैसे कि डिविडेंड सेविंग, साथ साथ में जैसे कि डिविडेंड सेविंग आपको दे रखी है 1 लाख, सॉरी 10 लाख, और आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं 1 लाख फॉर ऑफ रुपीज 100 each, एंड each will be convert into 10 equity shares। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स होल्डर यही दे रखा है, और आपका डिविडेंड्स आप इन्हें पे करते थे 10 लाख रुपए का, डिविडेंड सेविंग भी दे रखा है आपको, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको पता ही है 50 लाख, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आप निकाल दोगे 1 लाख इंटू 10 लाख, एक करोड़ 10 लाख डिवाइड बाय 60 लाख, $1.833। आपका डाइल्यूटेड इक्विटी पर शेयर। अब बात आती है इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं अपन इसोप के बदले में। यहां तो अपन ने क्या किया था, कन्वर्जन किया था डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में, तब अपन को यहाँ पे इंटरेस्ट सेव हो गया अपन को। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे अपन को यहाँ पे डिविडेंड का सेविंग मिलेगा। बट यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स में ऐसा सच नहीं है कि कुछ सेव करे अपन, जो अपने पास था वही है अर्निंग, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं अपन, प्रेफरेंस मतलब क्या कहते हैं, सॉरी, इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं अपन इसोप के फॉर्म में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स का राइट डाइल्यूट होगा, ठीक है।
तो इसमें भी अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स प्लस, ठीक है, इसमें पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, इसमें कोई पैसा आता नहीं है जाता नहीं है, तो इसमें बोनस एलिमेंट ही आएगा इसो। ठीक है, बोनस एलिमेंट कैसे निकालेंगे अपन? फेयर वैल्यू माइनस एक्स प्राइस डिवाइड बाय फेयर वैल्यू इंटू वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑप्शन अंडर, सॉरी, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अंडर ऑप्शंस। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 22-23 का दे रखा है 12 लाख। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं 5 लाख। फेयर वैल्यू आपको 20 रुपए। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑप्शंस दे रखा है 1 लाख। एक्सरसाइज प्राइस दे रखी है 15 रुपए। कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर एंड डीपीएस। तो आसान है, आप निकाल सकते हो इसे। एक बार क्वेश्चंस को दोबारा देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 22-23 12 लाख दे रखा है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 5 लाख। फेयर वैल्यू 20 रुपए। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑप्शंस 1 लाख। एक्सरसाइज प्राइस आपको 15 रुपए दे रखी है और इसमें बेसिक अर्निंग पर शेयर्स एंड डीपीएस निकालना है आपको। ठीक है, यहाँ पर ही अपन फॉर्मूला को लिख देते हैं, यहाँ पर ही बना लेते हैं एक बार। ठीक है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर प्लस पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। ठीक है, 12 लाख तो आपको दे रखा है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स आपको गिवन है। $5 लाख। ठीक है, और अभी आपको निकालना है पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? फेयर वैल्यू माइनस एक्स प्राइस अपॉन फेयर वैल्यू इनटू वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑप्शन 20 माइनस 15 अपॉन 20 इंटू 1 लाख। $25,000। 25,000 12 लाख 5 लाख 25,000 2.2857। इसे अपन 2.29 भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो अपन का निकल गया डाइल्यूटेड इक्विटी पर शेयर्स। और बेसिक अर्निंग पर शेयर्स बोल रखा है तो बहुत सिंपल है, अपन इतने टाइम से पढ़ ही रहे हैं। 12 लाख
अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 5 लाख. 2.4. लास्ट में अपन को एक डिस्क्लोजर करना पड़ता है बेसिक अर्निंग पर शेयर्स का और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर्स का ऑन द फेस ऑफ द P&L, जिससे यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख सकें कि कंपनी की बेसिक अर्निंग पर शेयर्स कितनी है और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर्स कितनी है, और साथ ही साथ में आपको उसकी वर्किंग भी डिस्क्लोज करनी है. Disclose also earning available to equity shareholders and weighted number of equity shares in notes to account. Thanks a lot, friends. होप सो सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 अर्निंग पर शेयर सबको एकदम कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो गई होगी इसमें. Thank you for watching video. Thanks a lot. Bye bye.